नमस्कार विद्यार्थियों, धोरण 12 विषय हिंदी द्वितीय भाषा प्रकरण नंबर 9 बाढ़ की संभावनाएं। कवि छे दुष्यंत कुमार। सर्वप्रथम कवि परिचय चाहिए तो दुष्यंत कुमार का जन्म राजापुर नवादा जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। सरकारी नौकरी तथा कृषि उनका मुख्य व्यवसाय रहा। रूढ़िवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों से संघर्ष की चेतना उनकी कृतियों का प्राण तत्व है। गीतकार, गजलकार और प्रबंध के रूप में उन्होंने नए नए प्रयोग किए, किंतु हिंदी संसार में वे गजलकार के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने गजल को परंपरागत ढांचे से अलग कर सामाजिक राजनीतिक अर्थात का सफल संवाहक बनाया। शाये में दुख उनका प्रसिद्ध गजल संग्रह है। एक कंठ विषयाई, जलते हुए वन का वसंत और सूर्य का स्वागत उनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं। छोटे छोटे सवाल तथा आंगन में एक वृक्ष उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। इस गजल एक ही भाव बोध वाली गजल नहीं है। प्रत्येक शेर की भावभूमि विभिन्न है, भिन्न भिन्न है। समसामयिक जीवन में मानव की स्थिति विसंगतियों से परिपूर्ण है। इससे कवि चिंतित अवश्य है पर निराश नहीं। तमाम विषम परिस्थितियों की उपस्थिति के बावजूद उनमें की एक हल्की सी किरण अभी भी उसके यह बरकरार दिखाई देती है। देखिए गजल। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। बाढ़ का मतलब पूर्व, संभावना का मतलब शक्यता। फिर से बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने हैं। कवि कहते हैं कि नदियों में बाढ़ आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। उससे भारी विनाश हो सकता है, पर नदियों के किनारे भी लोगों के घर बने हैं। फिर भी लोग वहां अपने घरों में निश्चित होकर रहते हैं। वे कहना चाहते हैं कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा से डर कर कोई अपना घर छोड़कर क्यों चला जाए। आगे देखिए। चीड़ वन में आधियों की बात मत कर, इन दरख्तों की बहुत नाजुक तने हैं। तना की मतलब पेड़ का जमीन के ऊपर का मोटा हिस्सा। चीड़ पर्वतीय प्रदेश में अगने वाला एक बहुत ऊंचा पेड़ जिससे लिसा नामक खोज जैसा पदार्थ निकलता है। लिसी से टारपेंटाइन तेल बनता है। इस चीड़ से, चीड़ पेड़ में से तेल भी बनता है। देखिए आगे। चीड़ वन में आधिया की बात मत कर, इन दरख्तों की बहुत नाजुक तने हैं। कवि कहते हैं कि चीड़ के वृक्षों के तने बहुत नाजुक होते हैं। इतने कि तेज हवा चलने पर भी उसके टूटकर गिर जाने का संदेशा होता है। इसलिए चीड़ के वनों में हाथियों की तो बात ही नहीं की जा सकती।
आधिया चलने पर तो चीड़ के सारे वृक्ष धराशायी हो जाएंगे। इसीलिए आधिया की बात मत करने को कवि कहते हैं। अगले दुनिया में इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि लोगों में हताशा है पर वे इतने परस्त नहीं है। जिस तरह टूटे हुए आईने होते हैं, मतलब टूटे हुए आईने टूटने पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह लोगों में अभी भी कुछ कर गुजरने की शक्ति शेष है। आगे लिखे में आपके कालीन देखोगे किसी दिन, इस समय तो पाव कीचड़ में सने हैं। कवि क्या कहते हैं? आपके कालीन देखोगे किसी दिन, इस समय तो पाव कीचड़ में चने हैं। कवि कहते हैं कि अभी तो कष्ट से गुजरने के दिन है, उसके पैर अभी भी कीचड़ में सने हुए हैं। इस कष्ट से मुक्ति मिलने पर ही वे किसी के सुखद आश्वासन अथवा उसके वैभव के दर्शन कर सकेंगे, वरना उस वैभव पर भी दाग लग जाएगा। आगे देखिए, जिस तरह चाहो बुझाओ इस सभा में हम नहीं हैं आदमी, हम जुने हैं। इस तरह जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में हम नहीं है आदमी, हम जुने हैं। तो इस गजल में कवि कहते हैं कि सभा में हमारी स्थिति किसी असहाय व्यक्ति जैसे है। तुम जैसा भी चाहो हमारा उपयोग करो, हमारी हैसियत आदमी के रूप में नहीं रह गई। हम आदमी न रहकर किसी चुनचुने की तरह हो गए हैं। चुनचुने का मतलब है एक खिलौना, एक नाटक का एक प्राणी जैसे हमारी स्थितियां है। इस कवि बताने चाहते हैं कि सर्कस के अंदर प्राणी नाटक कर रहा है, नाटक कराने वाले नाटक करते हैं, फिर भी आपने करने पड़ते हैं। इसी तरह मनुष्य की स्थिति सर्कस के प्राणी जैसे अभी आ गई है, फिर भी उसे अंतरात्मा में शक्तियां है, शेष खड़ी है, वह कुछ कर दिखाने चाहते हैं। आगे देखिए, इसीलिए कवि कहते हैं अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए हम सफर ऊंचे हुए हैं अनमने है। कवि क्या कहते हैं? अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए हम सफर ऊंधे हुए हैं अनमने। कवि कहते हैं कि हमारे साथ चलने वाले लोग अर्ध निद्रा की हालत में हैं और उन पर आदमी छाए हुए हैं और उन पर उदासी छाए हुए हैं। अब उन्होंने कोई फड़कती हुई गजल सुनाए, उन्हें जागृत करें, तो ही उनमें जोश का संचार होगा। इस तरह कवि इस गजल में सोए हुए शक्ति को जगाने के लिए कवि गजल सुनाने हम सभी को कहते हैं।